प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखाई दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है बच्चों, जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता है, वैसे वैसे कुछ चमकीले बिंदु आसमान में दिखाई देते हैं। लेकिन जब पूर्ण रूप से अंधेरा छा जाता है, काली रात छा जाती है, तो उसके बाद असंख्य ताराओं का समूह, असंख्य चमकीले बिंदु आसमान में दिखाई देते हैं, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। यानी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कम है, जिससे जब आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है रात के समय, तो हमेशा दिखाई देता है, न कि वो कुछ ताराओं के जैसा टिमटिमाता प्रतीत होता है। तो इसका कारण यह है कि दूरी जो चंद्रमा की है पृथ्वी से नज़दीक है, जिससे वो हमेशा चमकता दिखाई देता है। इसी प्रकार जिन तारा की दूरी पृथ्वी से नज़दीक है वो हमेशा प्रकाश यानी चमकीले दिखाई देते हैं, लेकिन जिन तारा की दूरी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा है, बहुत दूर स्थित हैं, वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यानी बच्चों, जब चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से फुल बिना किसी उसमें कमी के यानी पूर्ण चंद्रमा दिखाई देती है, तो रात पूर्णिमा वाली रात कही जाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या की रात होती है। पूर्णिमा की रात से 15 दिन बाद धीरे धीरे चंद्रमा छोटा होता जाता है और 15वें दिन ये विलुप्त हो जाता है। यानी ये इसी रात को अमावस्या की रात कहते हैं, जिस रात चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी सूर्य जो तारा है हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जिसे हमारी पृथ्वी प्रकाश और ऊर्जा को प्राप्त करती है। सूर्य का प्रकाश इतना अत्यधिक होता है कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो जिसके प्रकाश के फलस्वरूप जो तारा पृथ्वी से सूर्य से बहुत कई गुना अधिक दूरी पर स्थित हैं, उन तारा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जिसमें सूर्य भी एक तारा है। यानी जो तारा होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, उनके खुद की ऊर्जा होती है, जिसके वो अपने खुद ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं और दूसरे ग्रहों उपग्रहों को भी प्रकाशित करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हवाई जहाज है कि जब हम पृथ्वी से अब कुछ किलोमीटर दूरी पर ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हैं, तो एक चिड़िया के आकार का दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं।
ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी सप्त मतलब 7 और ऋषि मीन्स संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से आप लोग कह करके इन आसमान में तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को विषय में और अधिक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उनकी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिससे आगे की ओर बढ़ाया गया है तो ध्रुव तारे को जो इंगित करती है। ये चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं। एक बच्ची खड़ी है और सप्तऋषि के कुछ तारों का एक सांकेतिक लाइन खींचा गया है जो ध्रुव तारे की तरफ ऊपर इशारा करता है। ध्रुव तारा बच्चों सबसे चमकीला तारा है जो हमें दिखाई देता है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा है। इसका कारण यही है कि जो ध्रुव तारा है वो सभी ताराओं की अपेक्षा पृथ्वी से उसकी दूरी कम है, जिससे वो हमें अन्य ताराओं की अपेक्षा ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या मुस्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी जिन पिंडों में अपनी स्वयं की प्रकाश, स्वयं की उष्मा नहीं होती है, वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी भी बच्चों जिस पे हम लोग निवास कर रहे हैं, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, यह भी एक ग्रह है जो अब प्रकाश या उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जो चंद्रमा है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद, और सबसे बड़ा दिखाई देता है, यह पृथ्वी के नज़दीक होने का ही परिणाम है बच्चे कि ये पृथ्वी के नज़दीक स्थित है, इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए पृथ्वी का ये उपग्रह है। सौर मंडल हम देखते हैं। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उन्हें हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य है। यानी इसको संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि सौर मंडल में सूर्य और उसके ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह, पिंड, उल्का पिंड, ये सभी मिल करके एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सूर्य की उष्मा जिन ग्रहों तक, जिन उपग्रहों तक, जिन उल्का पिंडों तक पहुंचती है, और जिसके सूर्य के प्रकाश से जो भी ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड प्रकाशित होते हैं, इन सारे समूहों को सौर मंडल कहा जाता है। जिसमें सूर्य के विषय में हम देखते हैं, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप अनुमान लगा सकते हो, सूर्य जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, जो तारे टिमटिमाते हमें प्रतीत होते हैं,
यानी वो हमसे कितनी दूरी पे होंगे? सूर्य से कई गुना यानी कई करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके बाद ग्रह देखते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस तथा नेपच्यून। यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। मतलब इनके जो भी जिस सर्पिलाकार आकार में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, उस मार्ग को कक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और इसे अपने कक्षा के चारों ओर सूर्य की परिक्रमा लगाने में 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी की आकृति और आकार के समानता के कारण ही बच्चे जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई थी उसमें निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए यानी खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं और इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, जिससे वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। इसके बाद पृथ्वी को देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, जहाँ पे प्राणियों का, वनस्पतियों का, सभी जीव जंतुओं का वास पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 भाग जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, इसे चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हम पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि क्यों पृथ्वी से सूर्य छोटा दिखाई देता है और चंद्रमा सूर्य से छोटा होने के बाद भी हमें बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण उसकी पृथ्वी से दूरी को मान सकते हैं। चंद्रमा पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यानी पृथ्वी का जो चंद्रमा चक्कर लगाता है वो भी 27 दिन लगता है और उसके बाद जो अपने अक्ष पे जो चंद्रमा चक्कर लगाता है उसका भी 27 दिन ही समय है। इसीलिए दोनों कालों में परिभ्रमण और परिक्रमण में समानता होने के कारण चंद्रमा का केवल एक भाग यानी जो उसके 60% भाग होते हैं एक तरफ के, वही भाग हमेशा पृथ्वी से हमें दिखाई देते हैं। चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इनकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह को पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। हम जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उस पर छायाकार आकार दिखाई देते हैं। ये छायाकार आकार जो वहाँ गड्ढे हैं, जो वहाँ पर्वत हैं, ये उनसे जो छाया बनती है वही छाया की आकृतियाँ हमें पृथ्वी पर से भी दिखाई देती हैं। ये क्षुद्र के ग्रह क्या होते हैं बच्चे, हम इसको देखेंगे। ये चित्र में दिखाया गया है। क्षुद्र ग्रह ये जो होते हैं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये
पाए कहाँ जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी दोनों के ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी वैज्ञानिक जो हैं ये बताते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के ही एक पार्ट है, ग्रहों का ही एक भाग है जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर उनसे अलग हो गए हैं तथा ग्रहों के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद उल्का पिंड को देखेंगे हम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर पृथ्वी से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को देखा है? एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इनके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये जो ब्रह्मांड है इसकी विशालता का अभी तक कोई अनुमान, सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत जो तारे हैं, नक्षत्र समूह, जो भी सौरमंडल, जो भी गतिविधियां हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।